पूर्व विधायक शिवाजी राव पाटिल कुवेकर ने बताई भाजपा लातूर लोकसभा हारने की वजह। लातूर की जनता मौका देगी तो हम लातूर को चंडीगढ़ के जैसा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कुवेकर, भाजपा मौका दे तो लातूर शहर और लातूर ग्रामीण दोनों सीट से विधानसभा लड़ने को है तैयार। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी ही उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे हों या महाराष्ट्र विधान परिषद के नतीजे हों, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अस्वस्थ हैं। ऐसे में हर कोई अपने हिसाब से महाराष्ट्र में बने राजनीतिक हालात की समीक्षा कर रहा है। इसी बीच हिंदनामा न्यूज से लातूर के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवाजी राव पाटिल कुवेकर जी भाजपा किसान मोर्चे के गोवा और गुजरात के प्रभारी हैं और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इस बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर चुनाव लड़ रही है। जैसे कि कांग्रेस ने ये प्रोपेगेंडा बनाया कि अगर भाजपा बहुमत में आई तो देश का संविधान बदल देगी, और उन्होंने कहा कि इस प्रोपेगेंडा का जवाब देने में भाजपा असफल रही। फिर उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि देश के स्कूलों में भगवत गीता के साथ साथ कुरान की भी आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने लातूर शहर विधानसभा सीट पर दावा ठोका। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें मौका दे तो वो लातूर शहर और लातूर के ग्रामीणों में से किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अगर जनता के आशीर्वाद से वो आने वाले विधानसभा में आमदार बनते हैं तो वो लातूर को चंडीगढ़ जैसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ऐसा हिंदनामा न्यूज से बोलते हुए कहा। लातूर से संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासिर की ये रिपोर्ट। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासिर। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक ग्रेट पर्सनालिटी से रूबरू कराने के लिए आपके सामने आए हैं। इस पर्सनालिटी के इंट्रोडक्शन में बोलने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान जो है कि लातूर के दिग्गज विलासराव देशमुख को इन्होंने इलेक्शन में एक बार आसमान दिखाया था। आज हम बात कर रहे हैं शिवाजी राव पाटिल कुवेकर साहब की। साहब तो वैसा भाजपा के एक सीनियर लीडर भी हैं और जो भाजपा किसान मोर्चा है उसके गुजरात और गोवा के प्रभारी भी हैं, आमदार भी रहे, माजी आमदार भी रह चुके हैं। और इसके अलावा सर का जो कारकिर्द शुरू हुई है, कौवा गांव के सरपंच थे आप, वहां से शुरू हुई है। सर, सबसे पहले आज के सबसे जो ज्वलंत विषय है उसके ऊपर मैं पहला सवाल रहेगा मेरा कि आप एक सीनियर लीडर है और आपका इतना कम से कम 40 सालों का आपका एक्सपीरियंस है पूर्ण राजनीति के अंदर, तो भाजपा के लोकसभा के अंदर खास करके महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ, इसके क्या कारण हो सकते हैं? उसमें क्या आप बोल रहे बिल्कुल सही है कि अभी जो पार्लियामेंट का जो चुनाव हो गया उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो जिस प्रकार के आरोप किए या प्रश्न उपस्थित किए, तो उनके प्रश्न को उत्तर देने में हम लोग उसमें कम पड़ गए, भारतीय जनता पार्टी कम पड़ गई। खासकर उसमें ये था कि जैसा कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा लगा रहे और 400 आने के बाद वो यहाँ की जो घटना है उसको बदलने का काम वो करेंगे, और उसके वजह से शेड्यूल कास्ट को जो अभी रिजर्व मिलता है वो नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा प्रकार का उन्होंने एक लोगों के सामने प्रश्न रखा, आरोप किया उन्होंने। लेकिन वो सब गलत था। क्यों, तो आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पार्लियामेंट में पहली बार गए तो जाने के बाद उन्होंने घटना के किताब को जो है तो उसका दर्शन लिया, और उसको दर्शन लेके फिर अंदर गया और वो भारत की घटना जो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाई, वो दुनिया में एक तो भगवत गीता की जैसी एक नंबर की घटना है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये गलत आरोप था, उसका उत्तर देने में हम कम पड़ गए। दूसरा मुद्दा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हुकुमशाह है, तो हुकुमशाह का एक भी उत्तर इस प्रकार का पूरे 10 साल के अंदर मोदी साहब के कामकाज में नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इस देश में अनिबानी लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, और यहाँ पे महामानव जयप्रकाश नारायण जी सर के जो यहाँ के जो एक बहुत बड़े ऐसा प्रकार महामानव थे, तो उनको जेल में डाला। लाखों लोगों के जेल में कम से कम 18 महीने जेल में डालने का काम पूरे देश भर में उन्होंने किया था, और हुकुमशाही का प्रतीक उन्होंने दिया था। इतना ही नहीं बोल के उन्होंने पार्लियामेंट में बहुमत के जोर के ऊपर उन्होंने घटना को बदलने का काम किया,
कि इस तरह के निर्णय के विरोध में अपन कोर्ट पे भी नहीं जा सकते, इस तरह की तरतूद उन्होंने वहां पे अपने घटना के अंदर दुरुस्त करके किया था। तो ये होने के बाद जो सही ढंग से भारत के लोकशाही को बिगाड़ने का या उसको अलग तरह से हुकुमशाही बनाने का काम किसने किया था? तो कांग्रेस ने किया था। तो उसमें भी उत्तर देने में हम लोग कम पड़ गए। तीसरी बात थी महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में यहाँ पे 3 युद्ध चालू है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू है, पाम का युद्ध चालू है, बाकी का ऐसे जो युद्ध चालू है, तो उसका जो 40 रुपए लीटर का हमारा डीजल था, पेट्रोल था, वो 100 रुपए लीटर के हो गया पूरा देश भर में। कोरोना का बहुत बड़ा करीब 2 साल 2.5 साल तक कोरोना पूरे दुनिया में था। तो इसके वजह से जो जागतिक जीडीपी थी वो 3.5 से 2.5% पे ऊपर आ गए, मतलब कम हो गई। भारत देश की जीडीपी वो तो जीडीपी 0.-26 में गई, मतलब प्लस में नहीं रह गया। तो इतना जो बहुत बड़ा जो परिणाम पूरे इसके ऊपर हो गया, तो उसको सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज आपको मालूम होगा कि आज दुनिया में भारत कभी 11वें 12वें नंबर पे था, आज आर्थिक इसमें भारत आज 5वें नंबर पे। आने वाले 6 महीने के अंदर भारत 3रे नंबर पे जाएगा, फ्रांस और जर्मन को भी पीछे डाल के पीछे जाएगा। और अभी हमारा जो जीडीपी है वो अभी 6% से 6-6.5% तक हमारा प्लस में है, और आने वाले कुछ 6 महीने के अंदर 7 तक जाएंगे, हमारे 7 हमारा जीडीपी हो जाएगा। इस दृष्टि से आज हम ये देख रहे हैं कि भारत देश की प्रगति दुनिया में बहुत गति से हो रही है। आपको शायद मालूम होगा कि दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने का काम सबसे ज्यादा पहले चीन में होता था, लेकिन अभी भारत 1 नंबर है। आईटी में भारत दुनिया में अभी अमेरिका की बराबरी कर रहा है, उसके बराबर दूसरा कोई देश नहीं है। तो कहने का मैं इसके ऊपर काफी कुछ बोल सकता हूं। तो इतनी प्रगति करने का काम किया, लेकिन महंगाई बढ़ने का कारण इसमें ये जो पूरे देश कोरोना का ये हो गया, विषय हो गया, या युद्ध का विषय, इसके वजह से महंगाई बढ़ने का काम पूरे दुनिया में हुआ है और वो भारत में भी हुआ है। उसका ईंधन से ये करने का काम उन्होंने किया है। और बाकी की जो बातें हैं, जो जैसा कि मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे हर समाज के लिए, मतलब यहाँ पे जैसा ग्रामीण विकास के लिए पहले वहां पे जो पैसे मिलते थे वो ऑनलाइन कभी पैसे नहीं आते थे, ऐसे ही पैसे आते। जैसा राजीव गांधी ने कहा था कि भाई हम 1 रुपया भेजते तो 15 पैसे ही आप नीचे आते, ऐसा बोलने का काम उनका था। लेकिन अभी भारत देश दुनिया में सबसे आगे, अभी ऑनलाइन हर तरह का काम यहाँ पे हो रहा है, आईटी के माध्यम से काम हो रहा है, पैसे भेजने का काम, हर तरह का काम उसके माध्यम से हो रहा है। तो इसके वजह से ये करप्शन का जो प्रमाण है वो कम होकर गति से काम होने का काम इसमें आया है। और उसके वजह से जैसा ग्राम पंचायत को अभी पैसे मिल रहे, बाकी के बहुत सारी योजना यहाँ पे हो रही। जैसा भी आपने परसों देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो यहाँ के जो महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपए महीना महिलाओं को सीएम यहाँ पे महिला भगिनी बोल के ऐसा एक योजना उन्होंने बनाया। यहाँ पे कृषि के लोगों को 7.5 HP तक फ्री यहाँ पे विद्युत लाइट मिलेगी। बाकी ऐसे कई योजना है जिसके बारे में अपन बहुत सारी बातें कर सकते हैं। सर तो, आप जो बोल रहे हैं कि अभी जैसा भाजपा को माना जाता है एक पार्टी विद डिफरेंस है, तो लेकिन पिछले 10 सालों में आप देखें तो अगरचे भाजपा बोले तो मोदी और शाह के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं दिखता। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी अब ये लोकसभा के जो रिजल्ट आए उसके बाद कहा कि आरएसएस की मदद नहीं लेने की वजह से ऐसे रिजल्ट आए। तो ये जो आरोप लगता है मोदी जी के ऊपर कि भाई ये तानाशाह जैसा काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तथ्य भी नजर आता है, क्योंकि भाजपा आरएसएस ने भी इसके ऊपर जो है सो शिक्कामोर्तब किया है। दूसरी बात यह है जैसा कि अभी आईपीसी को चेंज करके भारतीय दंड विधान लाया गया है, उसके अंदर भी जो उन्होंने नए सेक्शन और जो एविडेंस एक्ट बदला है, तो ये भारत एक पुलिस स्टेट में बदलने के चांसेस और पुलिस को अमाप जो है सो पावर दिए जा रहे हैं। तो इसमें फिर उन्होंने विपक्ष या जो कायदे पंडित है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, एक्स जस्टिस है और वकीलों का ऐसा कहीं उन्होंने डिस्कशन नहीं लिया और डायरेक्ट भारतीय दंड विधान को लागू किया। तो ऐसे कुछ काम हैं जिसकी वजह से वो जो आरोप लगाती है कांग्रेस सच भी लगते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा है, जैसा आपने पहला प्रश्न किया कि नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह ही यहाँ पे ये करते हैं, तो आपको मालूम है कि हर एक जो यहाँ पे मिनिस्टर है उसको काम करने का पूरा अधिकार है। जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी है या बाकी के और बहुत सारे मिनिस्टर, जैसे गडकरी जी है, वो भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हर एक को अपना अपना जो डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो,
तो उसके माध्यम से काम करने का अधिकार, और वो बहुत ही अच्छी तरह से काम वहां पे वो कर रहे हैं। बाकी का जैसा आपने बोला कि नए कुछ मतलब यहाँ पे घटना दुरुस्ती करके कानून लाए, तो मैं समझता हूं कि भारत के जैसा अभी कश्मीर के इसके लिए 370 का कानून वहां पे बनाया। आपने देखा होगा कि पहले कश्मीर एक पाकिस्तान के प्रभुत्व के नीचे वहां पे काम करता था। दहशतवादी आके वहां पे कितना सारा वहां पे जुल्म करते थे, वहां पे बहुत सारा ये करते थे, और कोई बाहर का इंडस्ट्री वाला उद्योजक कोई वहां पे जा नहीं सकता था, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था। लेकिन ये 370 हटाने की वजह से आज कश्मीर की प्रगति दुगना चौगुना ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी दूर है। और वहां के कई लोगों ने यह बताया कि ये होने की वजह से हमारा कश्मीर अभी पूरा बदल गया है, और इसके वजह से जो देश में सबसे अच्छा सुंदर विभाग है, स्टेट है, तो जो पर्यटन स्थल है बहुत बड़ा, तो उसकी प्रगति होके वो ढंग से करने का काम वो माध्यम से हो रहा है। जैसा सीए के माध्यम से भी यहाँ पे जो उन्होंने कानून के बारे में कहा कि देखिए, अभी मैं बोलता हूं कि पूरे दुनिया के अंदर, मेरी अमेरिका में मेरी बेटी वहां पे रहती है, गए 15 साल से 17 से, उसको अभी ग्रीन कार्ड मिला है। तो जैसा यहाँ पे केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने बोला यहाँ पे कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग यहाँ पे आए वाले हैं भारत के अंदर, तो आए वाले लोगों की तपासनी करके हम उसको यहाँ का मतलब कार्ड देंगे या उनको रहवासी करेंगे। इसको निकालने का कारण नहीं है, लेकिन जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई पुरावा नहीं है, वो तो कोई भी देश नहीं रखेगा। तो यहां से किसी जात को या किसी आदमी को नहीं निकालने का, 14 तक जो भी है उनको खाली सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं यहां से आया हूं और यहां पे मैं रहता हूं। उसको सिद्ध करने के बाद, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, तो वो निश्चित ढंग से वहां पे मतलब उसको यहाँ पे कार्ड मिलेगा, रहवासी पत्र मिलेगा, यहाँ के वो नागरिकत्व उनको मिलेगा। किसी को भी बाहर निकालने का काम यहाँ से ये गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाला नहीं है। लेकिन ये गलत फहमी फैलाने का काम जो है वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस का पूरा प्रचार आप बोल रहे हैं कि प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा है। जैसा कि घटना बदलने का भी जो प्रचार हुआ और ये भी जो प्रचार है, ये सब प्रोपोगंडा है, सब प्रोपोगंडा है। और मैं एक मतलब हर चीज का अभ्यास करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैंने ये देखा है कि जब 10 साल हमारे यहाँ के डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बच्चा अच्छा कैरेक्टर वाला नेता था, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि इस देश के मुस्लिम भाइयों ने कांग्रेस को वोट दिए, काफी मदद किया, और वो बोलते गए कांग्रेस उस तरह के, लेकिन खाली बोलने का काम किया, लेकिन उनका विकास कांग्रेस का नहीं किया। भारत यहाँ पे मुस्लिम को न्याय देने का काम अगर से किसने किया तो मोदी सरकार ने किया है। मैं आपको बोलता हूं, हमारे कर्नाटका के वहां के रशीद भाई है, कश्मीर के हमारे एक वहां पे अब्दुल्ला बोल के है, जिनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, और उनका एक वीडियो आया था टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी आया। तो उन्होंने कर्नाटक के उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के जमाने में मैंने 5 बार मुझे पद्म भूषण का मैंने एप्लीकेशन करा, हर एक एप्लीकेशन को मुझे 5-10 हजार रुपए खर्चा आता था, लेकिन मुझे नहीं मिला। भाजपा का सरकार आया तो मैंने एप्लीकेशन नहीं किया, तो भाजपा मुझे देने वाली नहीं है। लेकिन मुझे वहां से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मुझे फोन आया कि तुम एप्लीकेशन फिर से दोबारा करो, तुम्हारा एप्लीकेशन यहाँ पे है। तो मैंने एप्लीकेशन किया तो मुझे पद्म भूषण अवार्ड दिया। मुझे मेरे जैसे 7-8 लोगों को अवार्ड मुस्लिम भाइयों को देने का काम किया है। तो इसके माध्यम से एक संदेश जाता है कि यहाँ पे जातिवाद नहीं किया जाता। मैंने ये बोला है कि मुस्लिम भाइयों के लिए, जैसा पहले आपको हज को जाने के लिए 18% जीएसटी लगता था, उसके ऊपर टैक्स लगता था, उन्होंने 5% किया। यहाँ पे जैसे मौलाना आजाद कलाम आजाद जो महामंडल है, उसको करीब मेरे ख्याल से 7.5 हजार करोड़ की तरतूद उसके अंदर की है। जो मुस्लिम के बच्चे उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का काम किया है। और किसी भी बात में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी किए, उसको ये जात का बिल्कुल उसको योजना नहीं मिलती, ऐसी एक भी बात नहीं है। जैसा अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, वो हमारे मुस्लिम भाई को भी मिलता है, सबको मिलता है। मतलब ये प्रोपोगंडा करके मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे कुछ तो गलत फहमी करने का काम कांग्रेस ने बड़े जोर पे किया है, और उसको कई प्रमाण में उनको यश भी आया है। अच्छा, मैं अपने इसके माध्यम से मैं अपने पूरे मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि मतलब यहाँ से जिस ढंग से यहाँ पे काम करने का प्रयत्न मोदी जी की तरफ से करते, क्यों तो एक ऐसी बात है कि भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर पहला क्या है, वेद है। वेद के माध्यम से मग यहाँ पे भगवत गीता निकला, कुरान निकला, बाइबल निकला। मैंने इस सब ग्रंथ का मैंने अभ्यास किया है, ये सब भाई है। तो मैंने जब बाइबल पढ़ा, उसमें देखा मैंने
कि बाइबल एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसके अंदर अच्छी तरह से ये है, मतलब वहां पे इंसानियत के लिए, इसके लिए कुरान है, वो भी मैंने पढ़ा है। मोहम्मद पैगंबर जो महात्मा है उनको भी मैंने पढ़ा है, और वो जैसा समाज के लिए इतना ये सब काम करते तो वो भी देखा है। तो उसमें भी इंसानियत के लिए, सब जाति के लिए निश्चित रूप से अच्छे काम है। तो ये सब काम के वजह से यहाँ पे काम होने के, सब हिंदू हो मुस्लिम हो सब भाई है, उसी ढंग से काम करने का काम यहाँ पे देश के पंतप्रधान सम्मानित नरेंद्र जी मोदी करते हैं और करते रहेंगे वो। सर अब आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र की आप फिलहाल जो राजकीय हालत है, दो बड़े पार्टियों के अंदर फूट पड़ चुकी है। शिवसेना के दो अलग अलग भाग बन गए हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो भाग पड़ गए हैं। तो ये जो स्तर आ गया है महाराष्ट्र की राजनीति का, आप एक सीनियर लीडर हैं, आप 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, ये हालत देख के आपको क्या लगता है, ये कैसे हालात है? कैसे देखिए कि जैसे अभी गए बारे को यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फडणवीस जी यहाँ पे थे, हमारे उद्धव ठाकरे जी मिलकर उन्होंने सरकार बनाया था। लेकिन जब चुनाव हुआ तो चुनाव में जो भी मतलब मिलकर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की वहां पे पार्टी और बाकी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। यहाँ पे मोदी जी का फोटो लगा के उनको बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को भी मिला और इनको उद्धव ठाकरे को भी मिला। लेकिन उनके माध्यम से, मतलब एक दूसरे के सहयोग से यहाँ पे पूरा बहुमत आने के बाद भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ में गए, तो ये गलत किया ऐसा मुझे लगता है। और ये करने के बाद आज जैसा आपने बोला है कि जब उन्होंने जाने के बाद उन्होंने सरकार कांग्रेस वहां पे मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस को सबको मिलके उन्होंने उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने सरकार बनाया। तो ये मतलब जनता को पसंद नहीं था कि तो जो कांग्रेस के विरोध में आप जीवन भर लड़ते आए, जो यहाँ पे राष्ट्रवादी के विरोध में जीवन भर लड़ते आए, तो उसके तरफ अपना जो मूल विचार है, जो हिंदुत्व का विचार है, जो इंसानियत का विचार है, उसको छोड़ के आप वहां पे कांग्रेस के साथ में गए, जो आपके ऊपर आरोप करती रही। और वो जाने के बाद आप मुख्यमंत्री बन के जो ये किया, तो ये भारत, यहाँ के महाराष्ट्र के और देश के लोगों को पसंद नहीं पड़ा। इसलिए वहां पे शिवसेना के अंदर ही माननीय एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में वहां पे करीब पूरी शिवसेना, मतलब 40-42 लोगों ने वहां पे आके देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में आकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आकर उन्होंने सरकार बनाई। और सरकार बनने के बाद वो सरकार अच्छी तरह से चल रही थी। और अभी फिर उसके बाद अजीत दादा पवार के नेतृत्व में वो लोगों ने भी आके यहाँ के सरकार को सपोर्ट किया और वो भी सरकार में शामिल हो गए। मुझे ऐसे लगता है कि निश्चित रूप से सबको साथ लेके महाराष्ट्र का विकास करने के लिए ये उस ढंग के विचार से उन्होंने ये किया है। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र, आपने देखा होगा कि कल ही पूरे देश भर में यहाँ पे जो प्रसिद्धि आई, कृषि के अंदर महाराष्ट्र 1 नंबर में आया बोल के वहां पे आया है। तो महाराष्ट्र अभी कभी आपको मालूम होगा कि देश के अंदर 6ठे नंबर पे गया था। हमारे उद्धव ठाकरे के कारकिर्द में, कांग्रेस के कारकिर्द में महाराष्ट्र 6ठे नंबर पे था, अभी महाराष्ट्र देश में 1 नंबर में आ गया। और ये माध्यम से जो काम गति से हो रहा है, किसानों के लिए हो गया, यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, ग्रामीण भाग के लिए, और सभी क्षेत्र में उसको अपन कितना सारा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आज लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं सबको अलग अलग, इसकी वजह से जो देश में किसी राज्य में नहीं है वो योजना यहाँ पे शुरुआत हो रही है। महिलाओं के लिए हो रही है, हमारे तरुण बच्चों के लिए हो रही है। तो ये सब, जैसा अभी उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने किसानों को 6,000 रुपए देने का काम किया, तो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी दूसरे 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया। यहाँ पे पीएम किसान योजना के अंतर्गत अभी किसानों को, महाराष्ट्र को 12,000 रुपए उसको मिल रहे। तो ऐसी इतनी विकसनशील योजना उन्होंने बनाई जो अभी तक महाराष्ट्र के किसी सरकार ने नहीं बनाए थे। और मुझे विश्वास है कि इसके ऊपर सही ढंग से अगर से हम लोगों ने प्रचार किया, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम यहाँ पे अगर से अच्छी तरह किया, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पे फिर से यहाँ की जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार या अजित पवार सरकार, वो फिर से यहाँ पे 200 पार करके यहाँ पे चुन के आएगी, ऐसा मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। और यहाँ पे फिर से वो सरकार बनाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। सर फिर आपको ये जो फोड़ाफोड़ी का राजकारण हुआ, इसमें आपको कोई इतराज नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं लगता? नहीं, कैसा है यहाँ पे देखिए कि जब हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जब कोई अच्छा करना चाहते हैं, जैसा अभी आपको मालूम है कि भगवत गीता के अंदर वहां पे जब अश्वत्थामा कौन मरा, अश्वत्थामा हत्ती मरा का, अश्वत्थामा इनका पुत्र मरा,
जब यहाँ पे पूछा गया तब धर्मराज ने वहां पे बताया कि भाई अश्वत्थामा मतलब मरा, ये सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अश्वत्थामा इनका द्रोणाचार्य का पुत्र मरा, विश्वामित्र का, क्या ये मरा, उन्होंने ये नहीं बताया। तो इस वजह, इसका कारण ये था कि हमको अगर से देश का हित साध्य करना है, हमको अगर से समाज का हित साध्य करना है, भारत, हमारे महाराष्ट्र की जो करोड़ों लोगों की संख्या उसको आगे लेके जाना है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। तो वही एडजस्टमेंट यहाँ पे शिवसेना जो हमारे एकनाथराव शिंदे साहब की है और या इनकी अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी, उनको साथ में लेके महाराष्ट्र का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ निर्णय है, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने लिया हुआ निर्णय है। और निश्चित है किसी पार्टी के हित के लिए या खुद के विकास के लिए नहीं है, ये राज्य के जनता के करोड़ों लोगों के हित के लिए निर्णय लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सही निर्णय है, जैसा भगवत गीता में जैसा बताया वैसा ही निर्णय, ऐसा मुझे लगता है। तो सर, आपने बोला कि जैसे कि भाजपा और शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे साथ में चुनाव लड़े और मोदी जी के फोटो लगा के उन्होंने बहुमत हासिल किया, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने अनैसर्गिक गठबंधन किया और सरकार बनाया। तो फिर अब अजित दादा पवार को भी गठबंधन में लेना भाजपा ने, ये भी अनैसर्गिक है, क्योंकि उनके सिंचन घोटाले के बारे में और उनके ऊपर अलग अलग जो घोटाले थे ईडी के, ये सब बातें चल रही थी। फिर ऐसे इसमें उनको क्लीन चिट देके वापस लेना, ये भी अनैसर्गिक है। तो ये भी जनता को नहीं पसंद आ रहा है। कैसे है इसमें कि ये जो मतलब अजित दादा पवार या राष्ट्रवादी को लेने का काम, वो राष्ट्रीय जो पार्टी का मतलब राष्ट्रीय इसके बारे में राजनीति का एक वो भाग है, उनको यहाँ पे लिया। लेकिन उनके ऊपर जो सिंचन घोटाला या इसका जो भी कोई आरोप थे, तो उसकी पूरी इंक्वायरी होके ईडी ने उनको पूरा क्लीन शीट दिया है, जैसा आपने पढ़ा होगा हर क्षेत्र में। तो उनके ऊपर कोई इस प्रकार का मतलब ये घोटाले के अंदर कोई नाम है ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूरा उसमें से वो बाहर निकल मतलब सबूत नहीं मिले। हाँ, सबूत नहीं मिले और उनका नाम ईडी ने करेक्ट इसमें दिया है, कोर्ट में भी उन्होंने दिया है कि उनके विरोध में कोई हमारे पास सबूत नहीं है, ऐसा उन्होंने दिया। इसलिए उनको साथ में लेने में कोई हरकत नहीं है, ऐसा लगता है हमको। अच्छा सर, तो अभी आपको जो चैलेंजेस है महाराष्ट्र सरकार के सामने, जैसा कि आपने बोला किसानों को मदद हो रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में राजू शेट्टी जो माजी खासदार है वो लातूर का आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और मीटिंग ली। तो राजू शेट्टी का तो कहना है कि अभी जैसा बरसात के हालात है तो उसकी वजह से बीमा कंपनियों से बीमा जल्दी मिलना चाहिए या सरकार ने उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए, और एमएसपी का भी उन्होंने मुद्दा उठाया। तो जो बातें सरकार बता रही है कि हम कांग्रेस किसानों के हित में है और किसानों के लिए बहुत से, आप जैसे आप बोले 6,000 केंद्र सरकार, 6,000 राज्य सरकार, फिर भी राजू शेट्टी जैसे जो क्षेत्रीय नेता माने जाते हैं, ये लोगों के अंदर असंतोष क्यों है और वो लोग क्यों फिर किसानों का मामला बार बार उठा रहे हैं? तो इसमें कुछ तथ्य होगा। कैसा है, मैं भी किसानों के प्रश्नों के ऊपर अभ्यास करने वाला एक कार्यकर्ता हूं। जैसा किसान नेता राजू शेट्टी को बोलते हैं वैसा मैं किसानों का मैं भी नेता हूं और मैं भी इसके बारे में, किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं आप? किसान मोर्चा का मैं राष्ट्रीय यहाँ पे मतलब कार्य करने पे मैं पहले उपाध्यक्ष था ऑल इंडिया का, और मैं दुनिया में क्या चलता है और मेरे गांव में क्या चलता है इसका पूरा अभ्यास है। मैंने उसके ऊपर कई लिटरेचर लिखे, कई पेपरों में मेरा आता है, और मैं खुद किसान होने की वजह से मुझे सब जानकारी, खाली पढ़ने से नहीं। ठीक, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार ने जो गए 10 साल में जो काम किसानों के लिए किया है वो कांग्रेस सरकार ने अभी तक 65 इयर्स में अभी तक नहीं किया। अच्छा, क्या किया उन्होंने करीब एमएसपी का जो यहाँ पे जो कमेटी बनाई थी डॉक्टर स्वामीनाथन की, इसके अंदर वो मनमोहन सिंह जी ने बनाई थी, अच्छा काम किया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट बना के रिपोर्ट सादर किया, लेकिन उसका रिपोर्ट का स्वीकार कांग्रेस ने नहीं किया। स्वीकार करने का काम मोदी जी ने किया और उसके ऊपर उन्होंने 23 आइटम को, अनाज को उन्हें एमएसपी लगाया, 23 अनाज को। उसके ऊपर हर साल उसके ऊपर बढ़ाने का कैसा, उसका भी आपको मालूम होगा। स्वामीनाथन कमेटी ने तो रिपोर्ट दिया है। क्या रिपोर्ट दिया है उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है कि जो भी खर्चा इसमें आता है पूरा अनाज पैदा करने के लिए, वो पूरा खर्चा लेके उसमें 50% प्रॉफिट उसमें जमा करना है और ये मिलके उसको भाव देना है। तो मैं समझता हूं कि उसको भी थोड़ा सा सुधारना करने की जरूरत है। और ये जो अभी राजू शेट्टी जो बोलते हैं वो मैं भी बोलता हूं, जाहिरता भी मैंने बोला और हमारी कमेटी की मीटिंग में हमने ये बोला है
कि जो आपने जो एमएसपी का जो यहाँ पे जो निश्चित किया है, जैसा गन्ने का अभी कानून है, मुझे अगर से रिकवरी के माध्यम से मुझे पैसे नहीं मिलते तो मैं कोर्ट में जाके पैसे वसूल करता हूं। मैंने किया है। 20 करोड़ रुपए लातूर जिले के अंदर के किसानों को मैंने मेरे नाम से हाईकोर्ट में दावा दाखिल करके मैंने मिला के दिया। ये सभी कारखानों से विकास, ये तुम्हारा जो यहाँ के कारखाने हैं सब, जो मांजरा कारखाना है, ये कारखाना, सभी कारखानों की तरफ इस साल भी मैंने मेरे नाम से मैं हाईकोर्ट में दाखिल किया, इनके सबके विरोध में। उनको उन्होंने ये किया है कि तुम रिकवरी के हिसाब से देना, वैसा वो कानून है, वैसा कानून बनाने का हमने प्रस्ताव हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है केंद्र का, उनको हमने दिया है कि इस तरह का आप मतलब ये जो इसका भी आप कानून बनाए। तो इसके माध्यम से उन्होंने ये मैंने बोला जैसा कि अभी 22-23 वाहनों के दिया है। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से जितना उन्होंने दिया है, करीब 42 अलग अलग आइटम होंगे, जैसे तुम्हारा फल को सब्सिडी दी है, ड्रिप को सब्सिडी दी है, तालाब बनाने के लिए दिया है, तो ऐसे 42 मैं तुमको नाम बता सकता हूं। तो मतलब ये प्रकार की उन्होंने सब्सिडी दिए, करोड़ों रुपए सब्सिडी दिए। जैसा मुझे अभी फूड को कितना है 35% मुझे है, मुझे क्यों यहाँ पे पोल्ट्री बनाना है उसको 35% सब्सिडी है, डेयरी बनाना है, मतलब इस तरह के कई ऐसे आइटम है कि जिससे माध्यम से तो बना के अपना व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि आज सबसे ज्यादा अगर से कौन तकलीफ में है तो हमारा किसान है। तो उसको बाहर निकालने के लिए सबसे अगर से कौन सा अगर से मतलब यहाँ पे पर्याय है, कौन सा अगर से रामबाण औषध है, तो यही है कि एमएसपी को कानून में आप यहाँ पे कानून बनाओ उसका, और उसके माध्यम से अधिकार अगर से हमने किसानों को दिया तो किसान की जो प्रॉब्लम है, और एमएसपी भी बनाते समय भी जैसा हम एक आधे बिजनेसमैन को लोन देते समय उसका पूरा निकालते, वैसा हमारी खेती का कितना कीमत है वहां पे जो 1 एकड़ का, उसकी कितना, उसका पूर्व देख के उसको एमएसपी लगा के देने का काम है। तो एमएसपी भी बढ़ोतरी करने का काम है, यह अगर से करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास किसानों का जो अनाज बनता है, जो यहाँ पे सीड बनाते हैं, उसका रिसर्च भी ज्यादा बनाने की जरूरत है। मैं आपको कहूंगा कि मैं अमेरिका में खेत में जाता हूं, तो खेत में जाने के बाद वहां पे मैंने ये देखा है कि सोयाबीन की वहां पे जो उत्पादन होता है 1 एकड़ में वहां पे कम से कम 50 क्विंटल होता है। 50 क्विंटल, हमारे कितना होता है 12-13 क्विंटल होता है। मैंने ब्राजील का मैंने पढ़ा है, मैं ब्राजील में मैंने मतलब पढ़ा है कि 1 एकड़ में गन्ना वहां पे 300 टन आता है, हमारे पास कितना आता है 45 टन 50 टन। इसका कारण क्या है? इसका कारण वहां पे उसका रिसर्च करके वैसे उत्पादन देने वाली तुमको सीड पैदा करना पड़ेगा, वैसा बेना तैयार करना पड़ेगा। तो ये करेंगे, और उसके बाद प्रक्रिया के ऊपर मैंने ये देखा है अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, स्विट्जरलैंड जाके, तो वहां पे कोई भी अनाज डायरेक्ट बेचने का काम वहां का किसान नहीं करता। करीब 90% 80% वहां पे प्रक्रिया करके ही बेचता है। लेकिन हमारा भारत का किसान खाली 18% प्रक्रिया करता है, खाली 20% प्रक्रिया करता है। तो इसलिए प्रक्रिया का प्रचार भी होना चाहिए, और उसमें उनको सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा देके उनको ये करके मार्केटिंग की व्यवस्था करके देने का काम, प्रक्रिया की व्यवस्था करके देने का काम, ये इसके लिए गवर्नमेंट ने स्वतंत्र ऐसा उसके ऊपर मतलब ऐसा ये प्रचार करके उसको किसानों को मदद करके ये करने की जरूरत है। और निश्चित रूप में महाराष्ट्र में और देश में किसानों के लिए जो सरकार है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार निश्चित रूप से काफी मतलब अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा बदल करके किया तो किसान, और अभी जो सुसाइड हो रहा है, जो आत्महत्या होते, वो रुकने का काम 100% होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम देखे पिछले साल भी कि गन्ना किसानों का खास करके उत्पादन कभी भी बहुत बड़ा इशू नहीं रहा है। यहाँ अक्सर यहाँ पे एक्सेस में उत्पादन होता है, ज्यादा होता है, यहाँ तक कि गन्ना लेके नहीं जा रहे थे कई कारखाने वाले। ये परेशानी, मतलब उत्पादन बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उत्पादन आ रहा है उसको सही भाव मिलना, और उसका जल्दी से गन्ना जितना दिन ज्यादा खेत में रहेगा उसके अंदर की जो कंटेंट है, शुगर कंटेंट कम होता जाता है। तो यहाँ पे मसला आ रहा है, तो ये मसला सबसे बड़ा मसला है। तो इसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा बहुत उस वक्त लोगों के अंदर हो हल्ला हुआ था, और फिर उस जाड़ो आंदोलन होने का भी चांसेस थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा है इसके बारे में? बात ऐसी है कि शुगर बनाने का काम भारत देश दुनिया में नंबर 1 है अभी। हाँ ना, पहले ब्राजील था, अभी भारत 1 नंबर है। तो ये बनाने के बाद मतलब शुगर तो बनती है, शुगर जाती पूरी दुनिया में,
तो हम समझते हैं कि जब शुगर भेजने का है तो उसके ऊपर जो अपन निर्यात करते हैं उसको भी वहां पे सम्मति सरकार ने देना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात, अभी शुगर के माध्यम से, अभी मतलब ये गन्ने के माध्यम से अपन अभी अलग अलग मतलब जो आइटम बना रहे हैं अभी, तो वो आइटम बनाने के लिए अभी यहाँ पे जैसे डीजल का बनाने का है या बाकी का और कुछ बनाने का है उसके माध्यम से, तो ये बनाने की जो प्रक्रिया यहाँ पे खासकर हमारे कृषि मंत्री या हमारे खासकर हमारे यहाँ पे जो गडकरी साहब है उनका इसमें पुढाकार अच्छी तरह से, तो उसके माध्यम से बाय प्रोडक्ट बनाने का जो काम है इस गन्ने के माध्यम से अगर से बनाएंगे तो ज्यादा शुगर बनाने के बजाय, अभी इथेनॉल का आपने नाम सुना है, तो इथेनॉल बनाने का काम अगर से हमने किया तो इथेनॉल की डिमांड कितनी है? इथेनॉल की डिमांड तो इतने कि हम जितना बनाएंगे तो उतना कम है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज चीन में हो या ब्राजील में हो, आज गाड़ियां इथेनॉल के ऊपर कितना परसेंट चलती है? ब्राजील में तो आज कम से कम 90% गाड़ियां इथेनॉल के ऊपर चलती है। चीन में भी उतने उस ढंग से यहाँ पे चलती है। हमारे भारत के ऊपर अपना कितना अभी दिया है उन्होंने? 15% का दिया है। हम बोलते कि तुम 50% करो और ये बढ़ा कि ये डीजल पेट्रोल वाला जो लफड़ा है वो सब एकदम बंद कर दो, जिसके वजह से किसानों को भी मतलब मदद होगी और यहाँ पे जो गाड़ियां यूज करने वाले उनको भी मदद होती। इसलिए इथेनॉल के माध्यम से बाकी के और जो बाय प्रोडक्ट बनने वाले वो सबके माध्यम से अगर से हम ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को और ज्यादा भाव मिलेगा और ज्यादा ये हमारे गन्ना लेके जाने का भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो ठीक ढंग से बनाएंगे और ऐसा इसके माध्यम से किसानों का फायदा डेफिनेटली हो जाएगा। सर, अगरचे आप तो बहुत स्टडी करते हैं इसके बारे में, अगर देखा जाए तो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा विदर्भ में सबसे बड़ा मसला किसानों का है सिंचन का। यहाँ के किसान जो है वो बरसात के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। यहाँ पे अगरचे सिंचन का काम सही से होता है, आपकी गवर्नमेंट पिछले इतने सालों से केंद्र में भी है, 10 साल हो गए, तो यहाँ पे सिंचन के काम में क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही है? हमेशा बारिश के ऊपर क्यों डिपेंड रहता है किसान? आप है यहाँ पे, फिर पाशा पटेल साहब भी है, आप ही के पार्टी के हैं और आयोग के अभी अध्यक्ष भी हैं, तो फिर ऐसे आप जो किसान नेता हैं ये विषय को क्यों नहीं उठाते? कैसा है, आपने बहुत अच्छा बड़ा प्रश्न किया है। तो मैंने मराठवाड़ा विकास परिषद ली थी, बहुत बड़ी परिषद, यहाँ पे 10-12 एमएलए साहब यहाँ पे पूरे मराठवाड़े से आए थे, बहुत सारे अभ्यासक आए थे इसमें जो काम, जैसे हमारे नागरे साहब बोलते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जो संभाजी नगर में रहते हैं, तो ऐसे कई मान्यवर आए थे। करीब 12-17 घंटे वो परिषद चली थी और उसमें एक ही विषय था कि पानी के बारे में क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि मराठवाड़ा ये अवर्षण ग्रस्त है, मराठवाड़े में सबसे कम बारिश होती है। हमारे ये बारिश जनरली कितनी होती है? 15-16% होती है। तो ये बारिश में इसके ऊपर उपाय करने के लिए हमने प्रस्ताव दिए हैं। क्या प्रस्ताव दिए हैं? आपको मालूम होगा है कि उजनी जो धरण है, प्रोजेक्ट है तुम्हारा हमारा इधर का, तो उजनी प्रोजेक्ट में से वहां पे वो पानी इधर लाने का काम, जब लातूर को लाने का काम, उसका जो है भूमि पूजन 22 साल पहले यहाँ पे जब विलासराव देशमुख जी यहाँ पे मिनिस्टर थे तो उन्होंने वो भूमि पूजन किया था। तो वहां से पानी लाने का काम 22 साल में क्यों नहीं हो गया? वो उजनी का पानी, हमारे पास 2 खोरे है, एक कृष्णा खोरे और दूसरा गोदावरी खोरे बोलते हैं उसको। तो कृष्णा खोरे से पानी डायरेक्ट हमारे इसमें नहीं आता। कृष्णा जो कर्नाटक में हमारा पानी गया है तो वो कृष्णा खोरे से इधर आ सकता है और वहां से फिर गोदावरी खोरे से, जैसा सीना कोड़े का में अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ वहां पे मंजूर किया है, तो वहां से लिफ्ट करके पानी वो मांजरा धरण में आएगा और मांजरा से पानी जो इधर आएगा तो उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को उसका फायदा हो सकता है। तो ये अगर से हो गया तो ये पानी का जो प्रॉब्लम ये 3 डिस्ट्रिक्ट का वो खत्म हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उधर हमारे इसमें संभाजी नगर में जो हमारा सबसे बड़ा डैम जो है वहां पे जायकवाड़ी प्रोजेक्ट, जो सम्मानीय हमारे जो चौहान साहब थे, शंकरराव चौहान साहब ने वो प्रोजेक्ट बना जायकवाड़ी, पूरे मराठवाड़े के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन जायकवाड़ी में जो आने वाला पानी है वो पूरा ऊपर नगर और नासिक वाले पूरा रोका देते, इलीगल उन्होंने वहां पे डैम बनाए और वो पानी नीचे आने नहीं देते। इसके वजह से हमारा जायकवाड़ी प्रोजेक्ट गए 10 साल में सिर्फ एक बार भरा है और वो भी हाईकोर्ट ने ऑर्डर करने के बाद पुलिस लगा के ऊपर का पानी छोड़े तब वो डैम वहां पे भरा है। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर से यहाँ पे ये करने के लिए
यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी। क्या बनाई थी? वाटर ग्रिड योजना, जो 24,000 करोड़ की योजना, इजराइल के एक बड़े कंपनी ने उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। 24,000 करोड़। हमारे लोनीकर जी हमारे मिनिस्टर थे, तो वो प्रोजेक्ट में क्या था? उसमें ये था, पीने के लिए पानी था उसमें, उसके बाद तो मेरे इंडस्ट्री के लिए पानी था और खेती के लिए पानी था। तो ये जो प्रोजेक्ट वहां पे जो बनाया था, उसका उन्होंने टेंडर भी निकालने का काम शुरुआत किया था। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, मतलब ये पूरा प्लान कंप्लीट हो गया था। लेकिन जब सरकार बदल गई और उद्धव ठाकरे की सरकार आई, तो उद्धव ठाकरे ने ये पूरा जो प्लान था वो बस्ते में डाल दिया, उसमें कुछ नहीं किया। तो हमारा ये कहना है कि ये जो वाटर ग्रिड योजना का जो प्लान है, वो तुम इमीडिएटली यहाँ पे शुरुआत करो, जिसकी वजह से मराठवाड़े का जो पानी का प्रॉब्लम है, तो ये पानी का प्रॉब्लम निश्चित ढंग से वो पूरा खत्म हो सकता है और मराठवाड़े को ये मिल सकता है। जैसा हमारे मांद्रा धरन है, आप देखते हैं यहाँ पे लातूर में आज 8 दिन को 10 दिन को पानी आता है, मतलब कितने सालों से आता है। लातूर का नाम पहले किससे प्रसिद्ध था? एजुकेशन की वजह से पूरे भारत देश में। लेकिन लातूर का नाम बाद में प्रसिद्ध हो गया कि टैंकर, रेलवे के टैंकर से, बोगी से पानी पीने के लिए लातूर में आ गया, ये पूरे दुनिया को मालूम हो गया। तो ये जो एक कलंकित बात है, और ये यहाँ के जो पॉलिटिकल जो लीडर्स है, उनके जो कर्तृत्व है, उसका वो उदाहरण है। अगर से सही ढंग से अगर से काम किया होता, तो 1000% लातूर का ये पानी का प्रश्न यहाँ पे खत्म हो सकता था। आपको मालूम था कि आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया था, मैं विरोधी पक्ष का एमएलए था, तो उस समय मैंने वहां पे, उस समय जो हमारे मनोहर भाई जोशी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो लातूर को मैंने जो मांजरा धरण से जो पीने का पानी है, 150 करोड़ की योजना मनोहर जोशी साहब को बुला के उनके हाथ से भूमि पूजन करके अपन कंप्लीट करके लिए। 150 करोड़ की योजना उस समय अपन किए। तो ये करने के बाद अंदर का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था, वो भी करने का काम था, वो हमने शुरुआत किया था। लेकिन वहां पे दूसरी बार मैं वहां पे एमएलए नहीं था, इस वजह से वो नहीं हो गया। तो ऐसे जो विकास के पानी के बारे में जो काम थे, जैसे मांद्रा धरण से पानी लाना या और बहुत सारे बातें, जैसा आपको मालूम होगा कि लातूर का स्टेडियम है यहाँ पे, उसकी स्टेडियम की जो अभी जगह है, वो सिटीजन फोरम बोल के उसको बनाए थे विलासराव जी ने। ये पूरी जगह वो सिटीजन फोरम के लिए थे। तो वो जब मुझे मालूम हो गया, यहाँ के कलेक्टर साहब ने मुझे बताया, तो मैंने मनोहर जोशी साहब को बोल के वो कैंसिल कराया, और यहाँ का स्टेडियम मेरे समय में, आमदारकी के समय में, मेरे काल में ये बनाने का काम हमने किया है उस समय, आज जो आपको दिख रहा है। तो ऐसे कई है पानी की वाटर सप्लाई की योजना। जैसा आपको मालूम होगा कि भूकंप हमारे पास 93 में हो गया, लेकिन लातूर तालुके के या लातूर के लोगों को 1 रुपया भी किसको नहीं मिला था। लेकिन हमने वहां पे विधानसभा बंद पड़ी, वहां पे हमारे जो साथी उनके साथ में थे, यहाँ पे बहुत बड़ा 1 लाख लोगों का मोर्चा निकाला। और आपको ताजुब होगा कि 93 में हुआ वाला भूकंप, उसका फायदा 1997 में मैंने लातूर तालुके के 25,000 लोगों को, घरों को मैंने हर एक को 35 हजार रुपए मिला के, उस वक्त के 35,000 बोले तो आज के 3.5 लाख रुपए, और 1,000 लोगों को नौकरियां दिलाई, 1,000 लोगों को कायम किए। जो टेम्परेरी जो इंजीनियर थे, उस सबको परमानेंट करने का काम नितिन जी गडकरी उस समय जो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कंप्लीट किया, उनका भी सबका भला हो गया। ऐसे कई बातें आपको बता सकते हैं कि जब पानी की जो बात है, तो इसमें डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि इजराइल जैसा देश है, तो वहां पे सिर्फ 4-5 इंच बारिश होती है। हमारे यहाँ कितनी होती है? 17-18 इंच होती है, तो भी हमको पीने का पानी नहीं मिलता। उसका अगर से सही ढंग से अगर से हम प्लान करेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर से मराठवाड़े को महाराष्ट्र के हरित क्रांति यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन वैसा काम करने वाला लीडरशिप चाहिए, उस ढंग से काम हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अति निश्चित रूप से अभी जो सरकार है उसके माध्यम से डेफिनेटली होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा कि आपने बताया उजनी का पानी, ये तो हमारी एक पीढ़ी जा रही है जो उजनी के पानी के बारे में सुनते आ रही है। तो मतलब आपका कहना ऐसा है कि योजना सब है, खाली उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, और ये आने वाली सरकार कर सकती है, ये आपका विश्वास है? जी। करते लातूर के अपने लोकल राजनीति के बारे में, शहजादे साहब के हारने में सबसे बड़ा कारण क्या रहा? जो माजी खासदार थे भाजपा के, उनके हारने में उसकी समीक्षा कीजिए आप। ठीक ऐसा है, यहाँ पे लातूर के खासदार हार गए ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि मराठवाड़े के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो अपेक्षित रिजल्ट जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या मित्र पक्षों को मिलने का जो हमारा अंदाज था,
वो वहां पे नहीं मिल गया, वैसे ही लातूर में ही नहीं मिला। तो उसका जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपके सामने मैंने जो विचार रखे, तो वही विचार कारणीभूत है। जैसा कि यहाँ पे घटना बदलने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि ये हुकुम शाह कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। ये बात तो हो गई सर, तो यहाँ समन्वय की कमी नहीं नजर आई आपको? नहीं, समन्वय का वैसे तो मतलब समन्वय बोले तो सभी लोग काम तो करते थे, लेकिन थोड़ा सा अधिक ढंग से अगर से समन्वय होता तो और थोड़ा सा फर्क निश्चित पड़ता था। लेकिन ये बाकी के बातों का काफी मतलब जो परिणाम है, वो परिणाम थोड़ा सा ज्यादा मतलब वोटर्स के ऊपर हो गया, यंत्रणा के ऊपर पूरा हो गया, और इसकी वजह से उनका पराजय पूरे महाराष्ट्र को हो गया, वैसा ही होगा। ठीक है, वाले विधानसभा के अंदर जो लातूर के हालात जो रहने वाले हैं, उसमें अभी जो हाल ही में एक नए नेता का प्रवेश हुआ है भाजपा में, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो दावेदार है और विधानसभा जो शहर लातूर विधानसभा है इसके लिए वो टिकट मांगने वाले हैं। पिछले विधानसभा के वक्त भी अजीत भैया का बहुत नाम आया था कि उनको टिकट मिलने वाला है, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है हमेशा ये? एक ऐसा है कि गए बारे को भी मतलब टिकट देने का जो बात चल रही थी, जैसा मुझे उस वक्त उन्होंने कहा था, उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक थी, तो ग्रामीण में उद्धव ठाकरे मतलब शिवसेना को जगह मिल गई वहां पे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको टिकट देने वाले हैं और अब हमारी तरफ से लड़ो, हम आपके काम को, आपके सब कार्य को हम जानते हैं। लेकिन बाद में ऐसा हमारे इसमें कुछ लोगों ने प्रस्ताव ऐसा दिया कि शहर से टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी को होना, अजीत को होने वाला है। तो ऐसा बोलने के बाद मैंने उनको बोल दिया कि नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मिलने वाला है। तो फिर उन्होंने दूसरे को दिया, ठाकरे ने टिकट दूसरे को ठाकरे ने दिया। तो वैसे ही मतलब अभी इस बार जो ये हो रहा है, तो हम चाहते कि यहाँ से मतलब ग्रामीण शहर से हो या ग्रामीण से हो, यहाँ से पार्टी ने टिकट देना चाहिए। और हमारा प्रयत्न है निश्चित रूप से पार्टी भी, तो यहाँ पे जिस ढंग से हमारा काम है, गए 40 साल से 45 साल से काम करते, इतने बड़े सत्ताधारी के विरोध में लड़ने का काम शायद महाराष्ट्र के अंदर दूसरी जगह नहीं होगी। तो इतना काम हम हर क्षेत्र में करते हैं और हर क्षेत्र के माध्यम से अच्छी तरह से उसको यशस्वी करने का भी काम हमने किया है। तो पार्टी को ताकत देने का काम, यहाँ के लोगों का न्याय देने का काम, जैसा अभी मैंने बताया कि अभी जैसे अपने पंजाब की अपनी ये है ना, पंजाब की अभी राजधानी चंडीगढ़ है, तो मैं चंडीगढ़ गया था, वहां पे देखा है मैंने 2-3 दिन। हम चाहते हैं कि लातूर शहर को एक आदर्श गांव जैसा चंडीगढ़ है पूरे देश में, वैसा चंडीगढ़ यहाँ पे बनना चाहिए। लातूर को बनाने का काम हम, हमारे दिमाग में प्लानिंग है कि किस ढंग से हम प्लान कर सकते हैं इसको विकास के लिए। आज जैसा पानी का प्रश्न यहाँ पे है, तो उसको भी हम छोड़ा सकते हैं। यहाँ पे बाकी का जो मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पे करीब 8.5 साल मुख्यमंत्री और 20 साल मंत्री, नॉट ए जोक। तो इतनी सत्ता मिलने के बाद भी लातूर के एमआईडीसी में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, नॉट ए सिंगल इंडस्ट्री। ये तो मतलब दुर्भाग्य की बात है। हम देखते हैं जब पुणे में जाते हैं, भोसरी में हो, रावेत में हो, कई जगह में पुणे शहर में हो, तो सम्मानीय शरद पवार जी ने जिस ढंग से पुणे का वहां का विकास किया है, आईटी के क्षेत्र में पुणे देश में सबसे नंबर 1 है। तो लातूर यहाँ पे जो मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो या कई इंडस्ट्रीज हो, तो यहाँ पे लातूर में बन सकती थी, लेकिन उस ढंग का प्रयत्न यहाँ की जो लीडरशिप है, करीब कितने साल से, 40 साल से उनके साथ हाथ में सत्ता है यहाँ की, 5 साल अगर से छोड़े तो बाकी के उनके हाथ में। तो लेकिन उसके लिए प्रयत्न उन्होंने नहीं किया लातूर को इंडस्ट्री लाने का, लातूर के लिए यहाँ पे विकास करने का जिस ढंग से प्रयत्न वो नहीं हो गया। मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे नगराध्यक्ष जब हम जनता दल की शारदाबाई कांबळे को हमने एक बार बनाया था, यहाँ पे डॉक्टर जे.एम. वाघमारे सर को डायरेक्ट वोटिंग में यहाँ पे उनको नगराध्यक्ष सब लोगों ने मिलकर बनाया था। तो उस समय जिस ढंग से विकास हुआ था, वैसा हम आपको विश्वास देते हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पक्ष, मित्र पक्ष, शिवसेना और बाकी लोगों को, यहाँ के वोटर्स ने, यहाँ की जनता ने हमको अगर से आशीर्वाद दिया, तो हम यहाँ पे निश्चित ढंग से चंडीगढ़ हम लातूर को बनाएंगे, एक आदर्श शहर बनाएंगे। जिस ढंग से मैंने हमारे कारकिर्द में हमने लातूर मार्केट कमेटी एक आदर्शवत पूरे भारत में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, जो कभी इसके आगे नागपुर आगे थी, जालना आगे थी, हमारे यहाँ के बाकी क्षेत्र हमारे कोल्हापुर आगे थी, तो उसके सबके आगे जाके लातूर महाराष्ट्र में एक आदर्शवत जैसे बनाए। वैसा हर क्षेत्र में हम जिस ढंग से काम करते हैं, वैसा ही आने वाले इसमें लोगों का आशीर्वाद निश्चित ढंग से
भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो भी पार्टी ने अगर से हम लोगों को संधि दी तो निश्चित ढंग से हम लोग अजीत का होगा या वहां पे ये करेगा सबके इससे तो विचार से हम काम करेंगे और यहाँ पे निश्चित रूप से लातूर जिले को एक आदर्श बनाएंगे, महाराष्ट्र को बनाएंगे। इस प्रकार का विश्वास हम आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की जनता का और पूरे लातूर जिले की जनता को हम देना चाहते हैं। नहीं तो चंडीगढ़, आपने चंडीगढ़ के जैसा लातूर शहर बनाने की बात की, इस पे से मुझे याद आया शंघाई की भी एक जमाने में शंघाई बनाएंगे लातूर को, ये भी बात हुई थी। लेकिन फिलहाल कचरा प्रश्न इतना बड़ा है कि जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ एक घोषणा न हो जाए, ये एक जनता ऐसा सोचेगी। कैसा है, जो नेता काम करता है वो नेता के स्वभाव के ऊपर, उसके विश्वास के ऊपर सारी दुनिया को मालूम होता है। आपको मालूम होगा कि यहाँ के जो अभी के जो एमएलए है कांग्रेस के, हमारे अमित भाई देशमुख है, उन्होंने कल के चुनाव में 19 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि मैं उजनी का पानी आपको 2 महीने के अंदर ला के देता हो, आप टुट्टी खोल के रखो, अगर से 2 महीने में नहीं लाया तो मैं मेरे आमदार के साथ राजीनामा देता हूं। दिया राजीनामा उन्होंने। तो आपको ये मालूम होगा कि हमने जो विश्वास मतलब जो दिया था, तो उस जैसा विश्वास के माध्यम से हमने लोगों के लिए काम करते। जैसा आज मैं यहाँ पे मतलब मार्केट कमेटी के माध्यम से काम किया या एमएलए बोल के काम किया, आज मैं यहाँ पे मेरे जेएस में शिक्षण संस्था के माध्यम से मैं काम करता हूँ। महाराष्ट्र नागरिक सहकारी बैंक, जिसको एमएनएस बैंक बोलता हूँ, इस संस्था के बैंक के माध्यम से मैं क्या करूँ। आज मैं लातूर जिले के अंदर 10,000 महिलाओं को विदाउट मॉर्गेज का लोन मैं उनको दे रहा हूं, उनको खुद के पैर के ऊपर खड़ा करो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, उसको मार्केटिंग का उसको ये दे रहे हैं। लातूर के अंदर यहाँ पे करीब 300-350 लोगों ने सुसाइड किया, किसानों ने हमारे, तो उसके अंदर 150-200 लोगों के घर पे जाके उनको मैंने आर्थिक मदद की है, उनको 10-10, 20-20 हजार रुपए वो जो परिवार है उनको मदद किया। इतना ही नहीं बोल के ये जो आत्महत्याग्रस्त किसान है उनके बच्चों को मैंने दत्तक लेके ऐसे कई लोगों को एक एक बच्चे के ऊपर 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्चा करके उनको पढ़ने का काम, किताब देने का काम, उनको खाने का काम, उनको रहने का सब फ्री में देके करने का काम इस ढंग से करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि हमने जो जिस ढंग से काम, जिस क्षेत्र में काम करने की संधि लोगों ने आशीर्वाद देके दिया है, तो उस ढंग से इस लातूर के और पूरे महाराष्ट्र को जनता को एक विश्वास है कि यहाँ पे जो कवेकर बोलेगा वो डट के करके दिखाएगा, उसमें एक शब्द भी, एक लकीर भी एक अलग से नहीं होगी। ये विश्वास लातूर के जनता को है कि तो इस ढंग से हमारे ऊपर जो संस्कार है, हम राजनीति में काम करते हो, समाज क्षेत्र में काम करते हो, एग्रीकल्चर में करते हो, कहां भी करते हो, हमारे ऊपर संस्कार है। यहाँ पे प्रभु रामचंद्र के संस्कार है, छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कार है, डॉक्टर यहाँ पे पैगंबर के हमारे ऊपर संस्कार है, डॉक्टर अंबेडकर के संस्कार है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के संस्कार है, महात्मा ज्योतिबा फुले के संस्कार है। तो ये जो संस्कार है, तो शायद आपको यहाँ पे मैं बोलूंगा, इनको मैं रोज याद करता हूं। जब मैं सवेरे उठने के बाद, जब योगासन प्राणायाम के बाद जब मैं तैयार होता हूं, तो ये लोगों का रोज मैं पूजा करता हूं। और यही लोग हमके जो विचार देते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, ये प्रेरणा देते हैं हमको अन्याय के विरोध लड़ने की प्रेरणा देते हैं। ये प्रेरणा देते एक यहाँ पे एक आदर्शवत राष्ट्र निर्माण करने की, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अध्यात्म का संस्कार है, वो भी यहाँ पे 1-2 साल वहां पे एक हिमालय में वहां पे तपस्या करने के गए थे, उनके ऊपर राष्ट्रपति स्वामी विवेकानंद का संस्कार है। तो वही संस्कार हमारे ऊपर है और वो संस्कार हम इसमें जातिवाद नहीं मानते। मैं रोज यहाँ पे हमारा मेरे कवि का जो यहाँ पे जो दरगाह है, तो दरगाह का शेखमी साहिब दरगाह, तो शेखमी साहिब दरगाह को मैं रोज पूछता हूं, इसलिए कि हमारे दिल में श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा के माध्यम से हम जो काम करते हैं और वही हमको प्रेरणा देती है। तो ये प्रेरणा हमको एक लक्ष्य के और जाने के लिए हमको प्रेरणा देती है। और इसके प्रेरणा के माध्यम से, उनके संस्कार के माध्यम, विचारों के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक आदर्शवाद समाज, विकासात्मक समाज, जो सत्य और सदाचार और यहाँ पे एक अलग टारगेट लेके काम करने वाले हम लोग हैं, ऐसा समाज बनाने के हम निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे, हम करेंगे। इस प्रकार का आपको मैं विश्वास देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं कि ये इंटरव्यू तो हम घंटों तक ले सकते हैं। सर एक अभ्यासी नेता हैं, बताया कि आपके क्या क्या मतलब ये शहर को लेके जो जो आपकी योजनाएं हैं आपके बारे में उसने बताया। लेकिन हमेशा ऐसा देखा जाता है कि विधानसभा आने के बाद टिकट मैनेज हो जाता है,
इस बारे भी अगरचे वैसा मैनेज हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या जो मित्र पक्ष की हमारी जो जो सरकार है, जो संगठन है, तो ये सबको ये मालूम हुआ है कि इस बार मतलब यहाँ पे अगर से यहाँ पे सबको सही ढंग से टिकट देने का है, जो कैपेबल है, अच्छी तरह से काम करता है, तो ये सबको टिकट देना है। इसलिए लातूर जिले में हमारे पास 6 विधानसभा के क्षेत्र है। तो गए बार थोड़ा सा टिकट देने में गड़बड़ होने से हमारे सिर्फ 2 लोग चुन के आए। तो मुझे ऐसा विश्वास होता है कि इस बार यहाँ पे जो हमारे राज्य में काम करने वाले जो नेतृत्व है, सम्मानीय हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी है, एकनाथराव शिंदे साहब है, या राष्ट्रीय लेवल पे मोदी जी है, हमारे अमित भाई शाह जी है, तो ये सब मिलके जो काम करते, गडकरी साहब है, तो सब मिलके जो काम करते, निश्चित रूप से नीट जिसके पास होगा, जो चुन के आ सकता है, लातूर को न्याय दे सकता है, जिले को न्याय दे सकता है, महाराष्ट्र को न्याय दे सकता है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे उम्मीदवारी देंगे। कोई मैनेज वाला जो प्रकरण इस बार नहीं होगा, ऐसा हमको यहाँ पे पूरी तरह से हमको विश्वास है और ढंग से होगा। इसलिए सही यहाँ पे उम्मीदवार वालों 6 के 6 जो जगह है पूरे हम यहाँ पे भारतीय जनता पक्ष और मित्र पक्ष के चुन के लाएंगे। सर, विश्वास आप जता रहे, लेकिन जब जनता में देखें और दूसरे लोगों को देखें तो ये विश्वास उल्टा कम होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में उदगीर के जो भालेराव साहब है, सुधाकर भालेराव, उन्होंने भाजपा छोड़ा, वो माजी आमदार रह चुके हैं वहां पे, उन्होंने छोड़ा और शरद पवार जी के गुट में जाके वो शामिल हो गए। तो ये लोगों के अंदर जो विश्वास कम हो रहा है, तो ये इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रही है पार्टी आपकी? कैसा है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी उनसे बात नहीं हो गई, लेकिन अभी अपने जिसका भालेराव जी का नाम आपने लिया, तो विश्वास कम होने की वजह से वो नहीं गए। अच्छा। तो वहां पे उनको मालूम है कि अभी यहाँ पे अजीत दादा पवार के साथ में अलायंस होने से वहां पे जो अभी एमएलए हमारे मित्र है, वहां पे जो संजय बनसोड़े जो अभी मिनिस्टर है, तो वो होने की वजह से उनको टिकट मिलेगा ऐसा उनको लगा है। और उनको मिलेगा तो फिर मुझे वहां पे टिकट नहीं मिलेगा, मुझे कोई टिकट नहीं देगा, तो इसके वजह से वो उन्होंने यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का छोड़ के वहां पे दिया है। किसी का विश्वास कम नहीं हो गया, लेकिन उन्होंने जैसा उन्होंने दूसरे भी और कुछ लोग उस ढंग से मतलब वहां पे लगता है कंपनी को टिकट नहीं मिलेगा, जैसे अहमदपुर में हो गया, वहां पे बाबा साहब पाटिल वहां पे एमएलए है, तो लगता है कि अभी राष्ट्रवादी साथ में होने की वजह से जो एमएलए सीटिंग है उनको तो टिकट मिलने वाला है, मिलेगा ऐसा हमको भी लगता है। तो इस वजह से हो रहा है, बाकी विश्वास कम होने की वजह से नहीं हुआ ये। अच्छा, अब ग्रामीण से चुनाव लड़ने वाले नहीं, अभी पार्टी हमने मांगा है, ग्रामीण से मांगा है या शहर से हो या ग्रामीण से हो, पार्टी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे सब काम का, हमारे सब ये जो तपस्या हमने की है, तो इसके लिए समझो जो भी है, समझो अजीत का भी यहाँ पे चल रहा है, हमारा भी है, तो पार्टी के हित के लिए जो भी रहेगा तो उसके लिए हम निश्चित रूप से मतलब पार्टी करेगी ऐसा हमको विश्वास है। और पार्टी ने ये करने का विश्वास दिलाने के बाद टिकट देने पर हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे और फिर से लातूर के एक बार एक स्मार्ट सिटी बनाने का काम यहाँ पे निश्चित रूप से हम करेंगे। मतलब लातूर शहर हो या लातूर ग्रामीण हो, कौन सा भी मिला तो आप तैयार है? तैयार। हम वो दोनों कहीं का भी अगर से मिल गया तो लड़ने के लिए हम तैयार है। अच्छा, तो अभी मैं दर्शकों को ये बता दूं कि हम जो है इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं और सर ने जैसा उनकी जो विचारधारा है और जो योजना है उसके बारे में बताया। और सर हमेशा प्रोग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि अभी सर का जो कॉलेज है पीवीआर चौक के अंदर जो जीएसपीएम में, वहां पे जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ऑफलाइन कोर्स लातूर में पहली बार शुरू सर के कॉलेज में हुआ है। तो सर हमेशा प्रोग्रेसिव माइंडसेट से ही काम करते हैं। सर अभी हमारा आपका हिंदनामा की ओर से आखिरी सवाल ये है कि आप युवाओं को हिंदनामा के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदनामा को मैं दिल से बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेशन करता हूँ कि उन्होंने इसके माध्यम से जनता तक जाने का एक मौका यहाँ पे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश दुनिया में सबसे युवाओं का देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवक यहाँ पे, और सबसे बुद्धिमान युवक कहाँ है तो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान युवक भारत देश में है। और इसलिए यहाँ पे युवाओं को हर तरह से उसको बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपने देखा कि उनको स्वयं पूर्ण बनाने के लिए पूरे 10 लाख की स्कीम दी थी, अभी 20 लाख की स्कीम उनके लिए बगैर इंटरेस्ट की और बगैर क्या बोलते हैं उसको, बगैर गारंटी की, कौन सा ही वहां पे मॉर्गेज नहीं करते हुए देने का काम पहली बार अपने देश में शुरुआत हुआ है। और युवाओं के लिए एक भविष्य ऐसा है
कि हर क्षेत्र में काम, जैसा अभी एजुकेशन में भी उन्होंने बदल किया है। जो हमारे पास इंग्रज कालीन जो एजुकेशन चलता था, जिसमें ग्रेजुएशन होने के बाद एक तो कारकुन बनना पड़ता था, या तो कोई टीचर की नौकरी मिलने तो बेरोजगार बोल के रहता था, वो कितने भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो सीबीसी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाने का काम यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को देने का काम किया। अभी उसकी अमलबजावनी महाराष्ट्र में भी हो गई। तो ये जो चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है बहुत क्रांतिकारी है ऐसे, जिसमें यहाँ पे हर चीज की उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट की है, जिसमें अपने जहाँ की जो भाषा हमारी है, जिसको हमारी शहर की भाषा बोलो या गांव की भाषा भी बोल सकते हैं, योगा का शुरुआत उसमें किया है, समावेश किया है, संस्कृत का समावेश किया है, अध्यात्म का शुरुआत समावेश किया है, और सबसे बड़ी बात रिसर्च का किया है। आज आपको मालूम होगा कि यहाँ पे दुनिया में कौन राज करता है? पैसे वाला करता है? नहीं करता। जिसके हाथ में सत्ता करता है वो नहीं करता। आज दुनिया में राज करता है बौद्धिक संपदा वाला, कि जिसके दिमाग में बुद्धि है वो दुनिया में राज करता है। जैसा बिल गेट कौन है? बिल गेट आज अपने दिमाग की वजह से यहाँ पे करना है। स्टीव जॉब कौन है? जो मोबाइल का जो बनाने वाला था, वो बेचारे गुजर गए, तो उन्होंने एक छोटा सा हाथ में वो बन गए, वो दुनिया में सबसे बड़ा। अपन यहाँ पे राम मूर्ति का नाम सुना है आपने, जो महाराष्ट्र के हैं, 10,000 में सर्विस करते थे पुणे में। आज वो पूरे देश का, महाराष्ट्र अपने देश में सबसे श्रीमंत और दुनिया में उनकी क्रमांक आती है। तो ये किसके वजह से? बुद्धि की वजह से। इसलिए बुद्धि को एक सक्षम बनाने का काम नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से बनाने का काम मोदी जी ने किया है। और मुझे विश्वास है कि हर चीज हमारे पास है। मतलब बच्चों को यहाँ पे अच्छी तरह से तैयार करने का काम, हम बोलते हैं कि पहले उसके ऊपर अध्यात्म का संस्कार करो और उसके बाद फिर बाकी का डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ या उद्योगपति बनाओ। तो ये भी उन्होंने उसमें शुरुआत किया है। जैसा आपने सुना होगा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के सरकार ने भगवत गीता का अपने एजुकेशन में समावेश किया है। हम बोलते हैं कि आप कुरान का भी समावेश करो, लेकिन जो आध्यात्मिक जो यहाँ पे शक्ति देने वाला, मानवता बनाने वाले जो विचार है, तो उसको बच्चों तक पहुंचाने का काम करना है। और वो करने का काम मोदी जी के माध्यम से कर रहे। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत देश के लिए यहाँ पे 18वें शतक में राष्ट्रभक्त स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की ली थी। कि क्या भविष्यवाणी किया था उन्होंने? कि 21वीं शताब्दी में भारत महासत्ता बनके दुनिया का राज करेगा, दुनिया की महासत्ता बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है 21वां शतक है और यहाँ पे महामानव जैसा यहाँ पे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, तो उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी सारी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। आज भी 78% लोग उनको चाहते दुनिया के, ये भारत में कभी नहीं हो गया। तो अभी 78% चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े मतलब सब लोगों के सामने वो दुनिया के मानवता के कल्याण की बात करते हैं। जैसा काल आपने देखा होगा कि रशिया के पंतप्रधान को उनके सामने उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने? कि आप युद्ध से आपका प्रश्न छूटने वाले नहीं है, आप युद्ध बंद करो और समोपचार से करो। ये बनने का धाड़स जो है ये मोदी कर सकते हैं। तो इस तरह का दुनिया को एक अलग तरह से लेके जाने का काम उनके माध्यम से हो, तो इसमें हमारे युवकों का भी कल्याण होगा, देश का भी होगा और पूरी दुनिया का कल्याण करने का काम भारत के पुढाकार से होगा। जैसा भारत कभी विश्व गुरु था, तो फिर से भारत विश्व गुरु बनने का काम करेगा।